नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 के एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम लेकर आए हैं टॉप 50 MCQ जो सीधे आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। और ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड तीनों को मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जीविका एग्जाम का परीक्षा सर पर है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यह सेट तैयार किए हैं जो कि बिल्कुल हार्ड लेवल का है और चांसेस बनता है कि इस बार एग्जाम में प्रश्न यहीं से आए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार प्रैक्टिस सेट बिना वक्त गवाए। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरिया कोऑर्डिनेटर टॉप 50 MCQ, यानी एरिया कोऑर्डिनेटर का टॉप 50 MCQ। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले सेगमेंट में हम देखेंगे करेंट अफेयर्स को, जो कि हार्ड लेवल का है 5 क्वेश्चन। और प्रश्न है 2025 में जारी ग्रीन इंडिया इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। ग्रीन इंडिया इंडेक्स में भारत की जो है रैंक क्या रही, ये आपको बताना है दोस्तों। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5th, यानी 5वें नंबर पर ग्रीन इंडिया इंडेक्स में भारत की रैंक रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 2025 में भारत ने पहली बार किस देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत ई बस निर्यात किए, है ना। ये आपको बताना है कि 2025 में भारत ने पहली बार किस देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत ई बस निर्यात किए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है 2025 में भारत में पहली बार क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेस्ट किस शहर में सफल हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। याद रखिएगा दोस्तों, अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 2025 के अंतरिम बजट में ग्राम विकास मिशन 2.0 के लिए कितना आवंटन किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों कि ग्राम विकास मिशन 2.0 के लिए कितने राशि आवंटित किए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 96,700 करोड़। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण विकास मिशन 2.0 के लिए 96,700 करोड़ रुपए डोनेट किए गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन पायलट ट्रेन किस रूट पर चलाई गई। हाइड्रोजन पायलट ट्रेन किस रूट पर चलाई गई, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्याण से नासिक। कल्याण नासिक रूट पर यह हाइड्रोजन पायलट ट्रेन चलाई गई। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। और अगला सेगमेंट है आपका इंडियन पॉलिटी से, जो कि हार्ड लेवल का है 5 प्रश्न। और प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। यानी आपको अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 111। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 111। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है भारत में मनी बिल की अंतिम व्याख्या किसके पास होती है। यानी मनी बिल की जो है अंतिम व्याख्या किसके पास होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के पास होगी। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के पास। और ये सब जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके जीविका एग्जाम में संभावित प्रश्न के तौर पर है, तो इसको एकदम जरूर से जरूर रट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है शहरी स्थानीय निकाय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। शहरी स्थानीय निकाय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है।
तो याद रखिएगा भाग 9A, याद रखिएगा दोस्तों भाग 9A। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कांग्रेस भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी किस अनुच्छेद के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करती है। यानी कोई भी जो पार्टी है वो किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त करती है, ये आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 324। याद रखिएगा कोई भी पार्टी मान्यता अगर प्राप्त करती है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करती है, वो आर्टिकल 324 में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है किस संशोधन से एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। आपको संशोधन का नाम बताना है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 52वां। याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और अगला सेगमेंट है ज्योग्राफी, जिससे हम देखेंगे 5 प्रश्न। और पहला प्रश्न है इसमें ब्लैक रिवर किस देश में स्थित है। यानी काला नदी किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। याद रखिएगा काला नदी मॉरिशस में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बादाम उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक बादाम उत्पादन किस राज्य में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में बादाम का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है मिक्रोटियन जलवायु किसे कहते हैं। मिक्रोटियन जलवायु किसे कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी छोटे स्थान की विशिष्ट जलवायु को कहते हैं। किसी छोटे स्थान की विशिष्ट जलवायु को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शेषनाग झील कहाँ स्थित है। याद रखिएगा शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन वेग किस पर अधिक होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन वेग है, गति है, वो किस पर अधिक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का जो घूर्णन वेग है वो सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और हमारा अगला सेगमेंट रहने वाला है इकोनॉमिक्स, जिसमें 5 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यानी यहाँ पे हम हर एक सेगमेंट से यानी हर एक टॉपिक से या हर एक सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न को जोड़े हैं दोस्तों, तब जाकर ये 50 प्रश्न का एक सेट बना है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्न है। तो कहीं जाइए मत, बिल्कुल हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए अगर इस बार आप जीविका के लिए सीरियस हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है गिफेन गुड्स किस सिद्धांत से संबंधित है। गिफेन गुड्स किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मांग का नियम है। यानी गिफेन गुड्स सिद्धांत जो है वो मांग का नियम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है भारत में M3 मनी सप्लाई किसे दर्शाती है। M3 मनी सप्लाई किसे दर्शाती है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी M1+ टाइम डिपॉजिट्स। M1+ टाइम डिपॉजिट्स M3 मनी सप्लाई को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है फिलिप्स कर्व संबंध बताती है। यानी फिलिप्स कर्व जो है वो क्या संबंध बताती है, तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी महंगाई और बेरोजगारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है भारत में नेशनल इनकम किस विधि से मापी जाती है। भारत में नेशनल इनकम किस विधि से अधिक मापी जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा
मिश्रित विधि। याद रखिएगा, मिश्रित विधि। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और हमारा अगला सेगमेंट रहने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 प्रश्न। और प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? बताना है आपको कि इंसुलिन जो है वो किस प्रकार का हार्मोन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, यानी ए और सी। यानी प्रोटीन भी है और पेप्टाइड भी है, प्रोटीन भी है और पेप्टाइड भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है? कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूटिंग प्रक्रिया शुरू करना। याद रखिएगा, बायोस का जो कार्य है वो है बूटिंग प्रक्रिया शुरू करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, डार्क मैटर का प्रतिशत ब्रह्मांड में लगभग कितना है? डार्क मैटर का प्रतिशत ब्रह्मांड में लगभग कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27%। याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके सामने, इसरो की GSLV Mk3 का नया नाम क्या है? इसरो के GSLV Mk3 का नया नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, LVM-3। याद रखिएगा, GSLV Mk3 का नया नाम है LVM-3। अगला है, CRISPR टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें होता है? CRISPR टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA एडिटिंग में होता है। किसमें इसका उपयोग है? तो याद रखिएगा, DNA एडिटिंग। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और हमारा अगला सेगमेंट यहाँ पे रहने वाला है बिहार स्पेशल, जो कि 5 प्रश्न को दर्शाता है। और आपके सामने प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? बिहार की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंदना प्रियरंजन। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की पहली महिला मुख्य सचिव वंदना प्रियरंजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपके सामने प्रश्न है, सोन नहर परियोजना किस वर्ष पूरी हुई? सोन नहर परियोजना किस वर्ष पूरी हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875। याद रखिएगा, सोन नहर परियोजना 1875। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कांवर झील बेगूसराय। याद रखिएगा दोस्तों, कांवर झील बेगूसराय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, सिमरिया बख्तियारपुर किस धान अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? सिमरिया बख्तियारपुर किस धान अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूखा रोधी धान। याद रखिएगा, सूखा रोधी धान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है? सबसे अधिक वन किस जिले में है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। याद रखिएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहीं है तो वो है बिहार के पश्चिम चंपारण में। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और अगला सेगमेंट और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे रहने वाला है, बिहार जीविका का जो है सब्जेक्ट नॉलेज। और इससे हम देखेंगे 20 हार्ड क्वेश्चंस। तो इसमें कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपको आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर दिला सकते हैं। तो कहीं जाइए मत, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न है दोस्तों, CIF जिसको कहा जा रहा है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मुख्यतः क्या है? यानी CIF मुख्यतः क्या है?
तब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला समूह को दिया जाने वाला निवेश फंड। याद रखिएगा, CIF का जो संबंध है वो है महिला समूह को दिया जाने वाला निवेश फंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, जीविका के SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? जीविका के SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। SHG में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, VO ग्रेडिंग टूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? VO ग्रेडिंग टूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, VO को रैंकिंग देना। VO को रैंकिंग देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, जीविका में लाइवलीहुड्स कैडर का हिस्सा कौन है? जीविका में लाइवलीहुड्स कैडर का हिस्सा कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि सखी। याद रखिएगा, कृषि सखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके सामने, PG जिसको प्रोड्यूसर ग्रुप है में न्यूनतम कितने किसान सदस्य होते हैं? यानी प्रोड्यूसर ग्रुप में न्यूनतम कितने किसान सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। याद रखिएगा, किसान सदस्य 30 होते हैं प्रोड्यूसर ग्रुप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, फार्म लाइवलीहुड्स इंटरवेंशन यानी FLI का मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्म लाइवलीहुड्स इंटरवेंशन FLI का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेती आधारित आजीविका सुधार। याद रखिएगा दोस्तों, खेती आधारित आजीविका सुधार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, जीविका में पायरावेट किसके लिए है? जीविका में पायरावेट किसके लिए है? तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशु चिकित्सा के लिए है। पशु चिकित्सा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, SMF यानी सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का उद्देश्य यहाँ पे आपको बताना है। SMF का उद्देश्य आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक जोखिम प्रबंधन। याद रखिएगा, सामाजिक जोखिम प्रबंधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, CRPEP यानी CRP एंटरप्राइज प्रमोशन का कार्य क्या है? CRP एंटरप्राइज प्रमोशन का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यमिता विकास। सही उत्तर हो जाएगा उद्यमिता विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, जीविका में DPM यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर किस स्तर पर कार्य करता है? DPM किस स्तर पर कार्य करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट है तो जिला स्तर पर कार्य करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, जीविका की बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज प्रणाली किससे संबंधित है? बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज प्रणाली किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन बाजार जोड़ यानी उत्पादन बाजार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, CRPCM का कार्य क्या है? CRPCM का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशिक्षण और समूह सुदृढ़ीकरण। प्रशिक्षण और समूह सुदृढ़ीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, LIFP लाइवलीहुड इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन किसके लिए है? लाइवलीहुड इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन किसके लिए है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, दिव्यांग व वंचित समूह। याद रखिएगा, लाइवलीहुड इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन दिव्यांग और वंचित समूह के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका
इस तरह से है। बीपीआईयू के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? बीपीआईयू के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीपीआईयू के प्रमुख अधिकारी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है जीविका में वॉइसेस ऑफ वुमेन पोर्टल किसके लिए है? जीविका में वॉइसेस ऑफ वुमेन पोर्टल किसके लिए है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकायत निवारण के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है प्रोड्यूसर ग्रुप को एफपीसी में बदलने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए? यानी प्रोड्यूसर ग्रुप को एफपीसी में बदलने के लिए कितने सदस्य चाहिए न्यूनतम? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 300। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोड्यूसर ग्रुप को एफपीसी में बदलने के लिए न्यूनतम 300 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है एसएचजी 2.0 मॉडल किस पर केंद्रित है? एसएचजी 2.0 मॉडल किस पर केंद्रित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटाइजेशन व वित्तीय समावेशन। याद रखिएगा, डिजिटाइजेशन व वित्तीय समावेशन। दोस्तों ये सब जो प्रश्न है वो आपके जीविका एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी वीवीआई हो जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग कहीं जाइए मत, बस वीडियो को अंतिम तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो बताइएगा, हम फिर से एक सेट और तैयार करेंगे एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जो आपके लिए कारगर साबित हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है डैशबोर्ड मॉनिटरिंग जीविका में किसके द्वारा देखा जाता है? डैशबोर्ड मॉनिटरिंग जीविका में किसके द्वारा देखा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है सोशल एक्शन कमेटी वीओ में किसके लिए है? सोशल एक्शन कमेटी वीओ में किसके लिए है? तो बताइएगा, ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दे व सुरक्षा के लिए है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न आपके सामने है जीविका का अंतिम लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। जीविका का जो अंतिम लक्ष्य है दोस्तों वो ऑप्शन ए है गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जीविका का अंतिम लक्ष्य किसके लिए है? तो गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो दोस्तों ये थे 50 एमसीक्यू एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जो बिहार जीविका एग्जाम 2025 में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दमदार प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे और आगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी बाकी है दोस्तों। हम पर विश्वास कीजिए और हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।